मुश्किलात का मुकाबला करने का नाम जिंदगी और उन पर गालिब आ जाने का नाम कामयाबी है। 5,000 का नोट भी ग्लैड के अथॉरिटीज ने क्लैरिफाई कर दिया है। बाबर पहले की तरह वर्ल्ड कप की तरह एशिया को इन्फॉर्म नहीं थे। सो आई थिंक ड्यू प्रोसेस एविडेंस कलेक्शन ये बहुत ज़रूरी है। 25 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और 2000 से अबव इसमें प्लेयर्स है ओवरऑल। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। दुनिया बोल है में कहेंगे आपको खुशामदीद और उम्मीद करेंगे कि आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। और इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हमेशा की तरह अच्छी बात के साथ। मुश्किलात का मुकाबला करने का नाम ज़िंदगी और उन पर गालिब आ जाने का नाम कामयाबी है। तो ज़िंदगी में मौजूद अपनी मुश्किलात से डरना नहीं है आपने, बल्कि उनका डट कर मुकाबला करना है, क्योंकि जब आप उन पर गालिब आ जाएंगे तो फिर कामयाबी आपकी यकीनी है। इसी अच्छी बात के साथ नज़र डालेंगे आज की बड़ी खबर पर। वफाकी दारुल हुकूमत में सियासी माहौल अचानक कशीदा। हुकूमत तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दे रही। पीटीआई वाले हर हाल में जलसा करने पर बाजिद हैं। मजहबी जमात की भी एहतजाज की कॉल है। इस्लामाबाद में चल क्या रहा है, अपडेट लेंगे आज के प्रोग्राम में। स्टेट बैंक का तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला, अचानक खबर ने अवाम में हलचल मचा दी है। क्या हुकूमत भारतीय तर्ज पर डीमोनेटाइजेशन के फॉर्मूले पर अमल करने जा रही है? तफसीली गुफ्तगू होगी। बांग्लादेश की कमजोर टीम के खिलाफ भी कौमी टीम का टॉप ऑर्डर ढेर। सिर्फ 16 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। बाबर आजम खाता भी ना खोल सके। साइम अयूब और साउथ शकील के रेस्क्यू मिशन ने इज्जत बचाई, लेकिन इन हालात में क्या कौमी टीम मैच भी बचा पाएगी? और लाहौर में जारी मिक्स मार्शल आर्ट्स के मुकाबलों में पाकिस्तानी फाइटर्स की धूम। भारतीय हरीफ को चित करने वाले पाकिस्तानी फाइटर्स ज़िया मशवानी से आज मुलाकात कराएंगे। तो नाज़रीन, बड़ी खबर आपने जानी और अब कुछ नज़र डालेंगे सियासी मंजरनामे पर। तो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ के आज इस्लामाबाद जलसे का एनओसी मंसूख कर दिया है। ज़िले इंतज़ामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये फैसला फेडरल कैपिटल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की सिफारिशात को मद्देनज़र रखते किया गया है। मजहबी जमातों ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, जबकि दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी इस्लामाबाद में मौजूद है इस वक्त और शदीद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात है। ऐसी सूरत हाल में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर बोहर का कहना है कि हाई कोर्ट के अहकाम की रोशनी में जारी एनओसी कैंसिल नहीं किया जा सकता, लिहाजा जलसा होगा और ज़रूर होगा। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सवाबी इंटरचेंज से खुद काफिले की क़यादत का भी ऐलान कर दिया है। इसी सूरत हाल पर अपडेट लेंगे। नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली शेर इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, पीटीआई को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही और उनका जो है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि एनओसी को कैंसिल नहीं किया जा सकता, जो हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसे की इजाज़त चाह रही थी। मुतअद्दिद मरतबा जो है मुख्तलिफ जगहों की इजाज़त दी गई, फिर उसको कैंसिल कर दिया गया, फिर जगह तब्दील कर दी गई। लेकिन लास्ट जो केस था उसमें करनोल की एक जगह जो थी वहाँ पे जलसे की इजाज़त दे दी गई इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से, और उस जो इजाज़तनामा था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश भी कर दिया गया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद, दोनों की जगह पे इतफाक होने के बाद, गुज़िश्ता रोज जो है तकरीबन पिछले टाइम 5:30 बजे के करीब जो चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद हैं उन्होंने 2 वजूहात की बिना पे वो इजाज़तनामा मंसूख कर दिया। एक वजह उन्होंने ये बताई कि इस्लामाबाद में बांग्लादेश की टीम मौजूद है और बांग्लादेश की टीम को रावलपिंडी जाना होता है क्रिकेट स्टेडियम में, वहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम के मैच हो रहे हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी है कि इस जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ उन्होंने एक मजहबी जमात की जो एक कॉल है कि उन्होंने भी आज ही एक कॉल दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो है उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच एक अहम केस की समाअत कर रहा है। तो उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर ने लिखा कि जो फैसले अपने उसमें नोटिफिकेशन कैंसिल करते हुए लिखा कि चूंकि एक जमात की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई है, लिहाजा उससे भी अमन अमान का खतरा है, तो इसलिए ये जलसे की जो दी गई इजाज़त थी इसको इंटेलिजेंस कमेटी की बुनियाद पे, उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पे इसको जो है वो मंसूख किया जाता है।
फिर उसी एरिया में एक मस्जिद के करीब से के जो आता था, वहाँ से एक बैग जो था मशबूक वो भी मिला था। पुलिस ने इस बात की तस्दीक की थी। आज की जो सूरत हाल है उसमें जो रेड जोन है उसको मुकम्मल महफूज किया गया है। खास तौर पे जो अहम तरीन होटल है सेरीना होटल, उसके इर्द गिर्द पहले तो सिर्फ पत्थर लगा के उसको बंद किया गया था आम रास्ते के लिए, लेकिन रात से कंटेनर्स लगा के उस पूरे एरिया को जो है वो बंद कर दिया गया है। खास तौर पे बांग्लादेश की टीम की सिक्योरिटी जो है उसको इंतहाई प्रायोरिटी दी जा रही है। और उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, रेड जोन को जो टोटल 6 रास्ते जाते हैं उनमें से सिर्फ एक रास्ता जो है मारगला रोड का, उस रास्ते को खुला रखा गया है। बाकी तमाम रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, जिसके बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी में खासा प्रॉब्लम है। जिन लोगों ने जॉब के लिए रेड जोन में जाना है, उनमें बहुत सी मिनिस्ट्रीज, पाक सेक्रेटेरिएट, ऐवान सदर, वजीर आजम हाउस, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, जितनी इमारतें हैं उन वहाँ पे जाने वाले लोग जो है उसके लिए उनको मुश्किलात का सामना है। और मारगला रोड की तरफ जाने वाली ट्रैफिक जो है उस पर बहुत तवील कतारें जो है वो लगी हुई हैं इस वक्त भी। जी, इस तरह की सूरत हाल में इस्लामाबाद की सिचुएशन के हवाले से हमें बता रहे थे अली शेर, बहुत शुक्रिया आपका। बांग्लादेश की जो इस वक्त टीम है वो भी मौजूद है और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस हवाले से अली शेर हमें आगाह कर रहे थे। अली शेर, बहुत शुक्रिया। तो अभी आपको बताएंगे नाजरीन कि 10 रुपये से 5,000 रुपये तक तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। दिसंबर तक नए डिज़ाइन के साथ करेंसी नोट मुतारिफ कराए जाएंगे। सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए खजाना इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जानिब से ब्रीफिंग दी गई और कागज़ की करेंसी के बजाय एक नोट प्लास्टिक का भी मुतारिफ कराया जाएगा। जबकि गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि नए डिज़ाइन की करेंसी मुतारिफ कराने के लिए विफाकी काबीना से जल्द मंजूरी ली जाएगी। 5,000 का करेंसी नोट बंद नहीं किया जाएगा और ना ही ऐसी कोई तजावीज़ है। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान नजीब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला किया गया है, ऐसी क्या वजूहात है कि ऐसा फैसला किया जा रहा है? कुछ अर्से बाद, 5-10 साल बाद, टू इम्प्रूव सिक्योरिटी, आई थिंक 10 साल बाद कंट्रीज ऐसा करती हैं। इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। इससे सिक्योरिटी ऑफ द नोट, यानी कि फेक नोट्स ना हो, वो इम्प्रूव कर जाती है। नया डिज़ाइन आ जाता है। जैसे आपने कहा कि प्लास्टिक का नोट भी एक इंट्रोड्यूस होगा। दुनिया में कई जगह प्लास्टिक का नोट हम यूज़ करते हैं बाहर, जो इंट्रोड्यूस हो गया है। फिर मैग्नेटिक स्ट्रिप्स जो हैं वो उसमें ऐड होती हैं। और जस्ट टू काम पीपल डाउन, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा। जब भी बाहर नोट्स ऐसे तब्दील हुए तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि दिसंबर में अगर इंट्रोड्यूस होता है, एक मिसाल दे रहा हूँ, या जनवरी में इंट्रोड्यूस होता है तो उसी वक्त जो पुराना नोट है वो काम नहीं करेगा। बतदरीज कई सालों में आप अपने पुराने नोट्स जो हैं वो वापस करके नए नोट्स पर जा सकते हैं। और ये डीमोनेटाइजेशन या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। 5,000 का नोट भी आई एम ग्लैड के अथॉरिटीज़ ने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो भी रहेगा। इससे आपकी नोट्स की सिक्योरिटी, और जो पुराने हो गए हैं नोट्स इन सर्कुलेशन, जो आप पसंद नहीं करते यूज़ करना, वो बेहतर होगा। और स्पेशली एक नया डिज़ाइन आएगा। सो ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको इससे मिलेंगी। दुनिया में ऐसा होता है। आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। जब गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर देगी और नोट्स का डिज़ाइन फाइनल हो जाएगा, उसकी सिक्योरिटी फीचर्स फाइनल हो जाएंगे, तो लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। अच्छा सर, इस हवाले से ना आवाम में भी बहुत हलचल मच जाती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है। तो एक तो आपने बताया कि फ़ेक जो नोट्स होते हैं या जो फ़ेक करेंसी होती है उसके भी ख़तरा होता है, ख़दशा होता है, इस वजह से भी ऐसी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन आवाम के सेटिस्फेक्शन के लिए बताएगा कि आखिर इसकी रीज़न और क्या है? देखिए, 10-1 साल बाद पुराने नोट्स जो हैं एक तो पुराने हो जाते हैं। सो नए नोट्स और नए डिज़ाइन का इजरा, और क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ जाती है चीज़ों में, सो आप ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो आम आदमी या कोई फेक नोट बनाने वाला इस्तेमाल ना कर सके, बट जो अथॉरिटीज़ हैं वही इस्तेमाल कर सकें। सो ये दूसरी ये बात। और देयर अ न्यू डिज़ाइन ऑफ अ न्यू नोट। बहुत अरसा हो गया, मुझे तो अब याद भी नहीं पड़ रहा कि कब पाकिस्तान ने कोई नया डिज़ाइन इंट्रोड्यूस किया था किसी चीज़ में। सो कोई नई जिद्दत हर चीज़ में करनी चाहिए। सो एक अच्छी चीज़ है कि ये हम कर रहे हैं। और सबसे बढ़ के क्योंकि फेक नोट्स के इजरा की बहुत सी बात हुई है, सो मेरे और आपके लिए तो ये एक अच्छी चीज़ है जो जेन्युइन लोग हैं
कि वो अपने नोट्स जो यूज़ करेंगे उनमें उनको ये फीलिंग नहीं होगी कि इसमें कोई फेक है या कोई ऐसा हमें फेक नोट दे दे जिससे हमें नुकसान हो सके। सो दूसरा जो हमारे नाजरीन हैं या लोग हैं उनको ये भी कंफर्ट रखना चाहिए कि ये एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में जाकर उनको वापस करने हैं। ऐसा नहीं है कि पहली जनवरी को वो कहेंगे कि हमारे पुराने नोट जो हैं वो अब ज़ाया हो गए हैं या इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो सर कितना टाइम पीरियड होगा इसके लिए? टाइम पीरियड कितना होगा? We wait for the authorities, but दुनिया में जब ऐसा हुआ है so couple of years, but अच्छा हमें वेट करना चाहिए कि अथॉरिटीज इसको कैसे टाइम पीरियड देती हैं। आई एम श्योर वो टाइम पीरियड देंगी भी, और उसको अगर एक्सटेंड करने की भी ज़रूरत होगी वो ये सोचेंगे कि अगर नहीं सारे नोट्स वापस हुए तो उसको एक्सटेंड भी कर देंगे। सो लोगों में बिल्कुल इस पर कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, और कहा यह भी जा रहा है कि 5000 का नोट जो है उसको तब्दील करने की कोई तजावीज़ नहीं है, ऐसा क्यों है? 5000 का नोट क्यों नहीं तब्दील किया जा रहा? देखिए, एक बहुत बात हुई थी, एक तो यह कि 5000 का नोट आई थिंक मोस्ट रिसेंटली उसका इजरा हुआ था, एक बात। दूसरी 5000 के नोट की निस्बत से बात जो हुई थी वो ये हुई थी कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, और ख़त्म इसलिए कर दिया जाए ताकि करेंसी इन सर्कुलेशन यानी कि कैश इन सर्कुलेशन जो है वो लोगों के लिए 5000 के नोट से उठाना, 1 लाख रुपया हो तो 20 नोट बनते हैं, पर अगर 1 लाख रुपए 100 की दत्ती हो तो वो तो बहुत ज़्यादा नोट बनेंगे, या 1000 की दत्ती हो। सो इससे एक ये सोच थी कि करेंसी इन सर्कुलेशन कम होगी, एक बात। इससे एक सोच थी कि करप्शन के पैसे कोई घर में रखना चाहे उसको मुश्किल होगी, करप्शन का लेन देन करना मुश्किल होगा, इनफॉर्मेलिटी कम होगी, तीसरी बात। उससे क्या मतलब है कि मैं कैश का कारोबार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कहूंगा इतना कैश थोड़ी लेके जाऊंगा, किसी को 3 लाख देने हैं तो 3 लाख कैसे उठा के लेके जाऊंगा, तो मैं अपने बैंक ट्रांसफर को प्रेफर करूंगा। अगर मैं अपने बैंक ट्रांसफर को प्रेफर करूंगा तो फॉर्मेलिटी ऑफ द इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी। इससे फॉर्मेलिटी बढ़ने से गवर्नमेंट जो है या अथॉरिटीज जो है वो ट्रैक कर पाएंगी कि डॉक्टर खाकान की क्या ट्रांजैक्शन है, उसने किसको पैसे दिए हैं, ताकि ये ना हो कि मैं अंडर रिपोर्ट कर रहा हूँ अपनी टैक्सेशन या अपनी इनकम। सो मैंने आपको 3 बड़ी क्लियर चीजें बताई हैं कि क्यों ये सोच आई थी। अच्छा। और ये सोच चूंकि इंडिया में आई थी, डिमोनेटाइजेशन हुई थी तो उधर से आई थी, बट फिल वक्त ऐसा करने का इरादा जो है वो नहीं है। अच्छा, तो सर लेकिन यही आपने जो बात की है कि इंडिया में भी ऐसा किया गया था, डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस किया गया था, तो अवाम तो अब यही सोचे कि मे बी ये वही चीज़ होने जा रही है यहाँ पर भी। अभी जहाँ तक नए नोट्स का इजरा है वो तो ऐसा नहीं है, जहाँ तक 5000 का नोट वापस लेना है वो भी नहीं हो रहा। सो आई थिंक अभी तो अथॉरिटीज ने इस पे कोई ऐसी चीज़ नहीं कही जिससे हम ये फिक्र करें कि ऐसा कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में। अच्छा सर, अच्छा ये प्लास्टिक का नोट जो मुतारिफ करवाया जा रहा है जैसे आपने भी बताया, तो इसके फ़वाइद क्या हो सकते हैं? आई थिंक इट्स ईजियर टू कैरी, गर्मी में ख़राब कम होता है, ज़्यादा इट्स जैसे कहेंगे न्यूअर थिंग। मैंने कई दफ़ा प्लास्टिक का नोट्स यूज़ किया, ऑस्ट्रेलियन करेंसी में भी आई थिंक है। सो इट्स जस्ट एक जिद्दत है चीज़ की जो आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। कीपिंग इन लाइन विद ग्लोबल ट्रेंड्स, ग्लोबली ऐसे नोट इंट्रोड्यूस हुए हैं तो पाकिस्तान भी सोच रहा है कि ऐसा किया जाए। तो सर आपको लगता है कि प्लास्टिक के नोट से जो फेक करेंसी के चांसेस है वो बहुत कम है? ऑफ कोर्स, बिकॉज एक नई चीज़ होगी बिल्कुल, तो उसको कॉपी करना, आई एम श्योर उसमें सेफ्टी फीचर्स भी ज़्यादा होंगे, बट चूँकि मैडम अभी तक ना डिज़ाइन फाइनल किया है SBP ने, ना ही उसके सिक्योरिटी फीचर्स का लेवल हमें बताया है, बिकॉज आप बहुत लेवल बढ़ा सकते हैं, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। सो लेट्स सी ऑल दीज थिंग्स, जब ये इजरा होगा तो हम इस पर बेहतर कमेंट करेंगे, क्योंकि अथॉरिटीज़ भी अभी कोई श्योर नहीं है कि ये सारा प्रोसेस कैसे होगा, कब होगा, कितना टाइम पीरियड होगा, कैसे नोट्स होंगे, क्या फीचर्स होंगे, ये सारा कुछ देखे। एंड फिर डिज़ाइन भी अच्छा होना चाहिए, इट लुक्स गुड टू द आई, मॉडर्न डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। सो लेट्स सी ऑल दीज थिंग्स। तो सर क्या कहते हैं कि इस हवाले से प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं की गई क्या अभी तक? देखिए, अनाउंसमेंट तो उन्होंने यही कही है ना कि एक चीज़ डिज़ाइन हो रही है, उसके बाद उसकी अप्रूवल होगी, फिर उसका टाइम पीरियड होगा और फिर उसके डिज़ाइन को पब्लिक किया जाएगा। सो वी वेट फॉर ऑल दोज थिंग्स टू हैपन। ठीक है, डॉक्टर खाकान माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे, और करेंसी नोट जो है उसमें तब्दीली की जा रही है, इसकी वजूहात क्या है ये आहिस्ता आहिस्ता अपडेट्स आती रहेंगी हमारे पास और हम आपको बताते रहेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। आजकल ज़िंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है,
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से कहेंगे आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। और अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट की। पिंडी टेस्ट के पहले दिन खेल खत्म होने पर पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 158 रन बना लिए। साउद शकील 57 और मोहम्मद रिजवान 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दिन के खेल में सिर्फ 41 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका। अब्दुल्ला शफीक 2, कप्तान शान मसूद 6 और बाबर आजम कोई रन बनाए बगैर आउट हुए, जबकि साइम अयूब ने 56 रन की इनिंग्स खेली। दूसरे खेल का आगाज आज होगा, तो इसी पर बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद खान सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज़ की जारी है क्रिकेट सीरीज़ जारी है, किस तरह देख रहे हैं परफॉर्मेंस को? जो है आपने देखा कि परफॉर्मेंस जो थी वो बिल्कुल इतनी मुतमईन नहीं थी, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका। यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉस जीता बांग्लादेश के कप्तान ने और टॉस का भरपूर फ़ायदा उठाया। एक अच्छे कप्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग करने का जो फैसला किया, उनके बॉलरों ने मायूस नहीं किया और बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हुए 3 पाकिस्तान के अहम खिलाड़ी को आउट किया। और जो भी टीम टॉस जीतती बॉलिंग करने को तरजीह देती, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैच जो खेला जा रहा है उसमें टॉप क्लास विकेट बनाई थी और यहाँ पर ऑल क्रेडिट बांग्लादेश को देना पड़ेगा। उन्होंने कैचेस अच्छे पकड़े, मगर शान मसूद का डिसीजन जो थर्ड एम्पायर ने दिया वो आउट नहीं था, जो मेरे अपने जराए बताते हैं शान मसूद आउट नहीं था। अब्दुल्ला शफीक यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया में पेयर करके उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रहे जिस तरह की इनकी कारकर्दगी दिखाना चाहिए। बाबर पहले की तरह वर्ल्ड कप की तरह एशिया को इन्फॉर्म नहीं थे और वो आउट हुए जरूर, मगर ये चीज़ बताते चले आप और हमने हमेशा बात की सऊद शकील की और साइम अयूब की, और इन दोनों ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। पिछले 10 महीने से मैं साइम को, मेरा की शागिर्द थे, मैंने बहुत ज़्यादा उसको कोचिंग की। PIA क्रिकेट एकेडमी में अंडर-16 में मेरे पास था, मगर साइम ने वही टेक्निक दोबारा अपनाई जिसमें मैं छोड़ के गया था और साइम ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। 10 महीने से हम सारे लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसने थोड़ा बहुत हम लोगों को क्रिटिसाइज करने का, मगर साइम का आउट होना सवालिया निशान है। आपने 50 रन बना लिया, अपने लिए भी तो खेलो, सेंचुरी बनाओ। बॉल बैट पे आ रही है, जहां चाह रहे हैं मार रहे हैं, आउट हो गए। इस तरह की इनिंग किसी भी ग्रेट प्लेयर बनने के लिए मुकम्मल नहीं होती है। ठीक है, सऊद शकील पर रिजवान बैठी हुए लंबी इनिंग खेलने, पाकिस्तान को एक ही बारी लेनी पड़ेगी इस मैच में। पाकिस्तान इस जहन से, इस माइंडसेट से जाए, हमने एक बारी लेनी है और बांग्लादेश को 2 बारियों में आउट करना। हमने जो टेस्ट मैच जो पिच है तैयार की, हमने बॉलिंग के हवाले से तैयार की गई है। हमारी बॉलिंग आउटस्टैंडिंग है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उसको मंजर रखते हुए कम से कम 300 के 350 रन पाकिस्तान को स्कोर बोर्ड पे लगाना चाहिए। आज सऊद शकील जो यकीनी तौर पर 2023 में पाकिस्तान से सबसे ज्यादा टेस्ट मैच में रन बनाए, मगर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज उस तरह की नहीं खेली गई जिस तरह की उनकी तवक्को रख रहे थे। मगर पाकिस्तान एशियन विकेटों में बहुत अच्छा खेलते हैं, बॉल उनके बैट पे आ रहा है, उनको बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगी। पाकिस्तान के इनफॉर्म बैट्समैन का आना बाकी है। आगा साहब, आगा यकीनी तौर पर इनफॉर्म बैट्समैन है, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलते हुए, तो पाकिस्तान की ग्रिप बहुत ज्यादा मजबूत है। मैं ये समझता हूँ ठीक है, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे, 5 दिन बारिश की पेशेंस हुई है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वक्त का फ़ायदा उठाना है। अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, वनडे क्रिकेट खेलनी है, टेस्ट मैच में ICC टेस्ट चैंपियन के पॉइंट लेना है, तो ये माइंड सेट रख के जाएंगे तो पाकिस्तान को कोई मुश्किलात नहीं होगी टेस्ट मैच जीतने में। मगर यहाँ बांग्लादेश के कप्तान को अच्छी क्रिकेट देना पड़ेगी। उन्होंने अच्छी कप्तानी की थी और भरपूर टॉस जीतने का उन्होंने फ़ायदा उठा लिया, वो पास हो गया। आज नए दिन की नए आगाज से पाकिस्तान को कम से कम 5 रन फी औसत की एसएस से खेलना पड़ेगा। पिछला जो टेस्ट मैच खेला गया तो मेरे अपने जराए बताते 500 रन इस टेस्ट मैच में पहली इनिंग में बने थे, तो ये यकीनी तौर पर बताना जरूरी होता है। क्रिकेट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो टेस्ट मैच होती है उसमें उस तरह की ये पिच को तैयार किया गया है जिससे रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट पाकिस्तान के फेवर में आने के चांसेस ज्यादा हैं। जिस तरह बांग्लादेश ने फील्डिंग की है, बांग्लादेश के बॉलर ने नया बॉल का अच्छा इस्तेमाल किया, तो हमें बहुत ज्यादा शाहीन, नसीम, मोहम्मद अली की बात करूं या खुर्रम की बात, तो इन फॉर्म बॉलर नजर आ रहे हैं, इनसे हमें फायदा लेना चाहिए। मगर पाकिस्तान, दोबारा मैं उसी पॉइंट पर आऊंगा, पाकिस्तान के बैट्समैनों को एक ही इनिंग खेलनी है, भरपूर स्कोर बोर्ड पे 350 रन लगाएं और बांग्लादेश को 2 दफा आउट करने की हमारे तमाम फास्ट बॉलरों में सलाहियत है। इन फॉर्म बॉलर, अगर नसीम शाह की बात करूं, शहनशाह अफरीदी की बात करूं, इन दोनों में वो सलाहियतें हैं, बांग्लादेश की टीम को आउटस्टैंडिंग आउट कर सकते हैं और नया गेंद आगे करें।
नया गेंद आगे करेंगे, सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है। तो पाकिस्तान के पास तमाम क्वालिटी के बॉलर है, 145 से लेकर 135 तक बॉलर मौजूद है। मोहम्मद अली, आमिर जमाल, मोहम्मद अली और खुर्रम अच्छी लाइन तो डायरेक्ट बॉल करते हैं, पेस से बॉलिंग करते हैं शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह, जो यकीनी तौर पर ट्रम्प कार्ड होंगे इस ग्राउंड में। उन्होंने हैट्रिक की कि सारा मुझे तवक्को है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, उसमें कोई मुश्किलात नहीं होगी। अगर पाकिस्तान को यकीन तो टेस्ट मैच जीतना है तो क्वालिटी बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्वालिटी बैटिंग करके। इन दोनों ने तो थोड़ा सा पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में सुकून का सांस दिया होगा। जो 100 रन की पार्टनरशिप बनी है उससे पाकिस्तान मैच में गवाया। नया दिन, दूसरा दिन में मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बैट्समैनों को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और अटैकिंग क्रिकेट मॉडर्न दौर में बहुत काम आती है। जिस तरह असद शफीक की अगर मैं बात करूं, उस तरह के बैट्समैन थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा रन बनाए, मगर अब्दुल्ला शफीक ने मुझे बहुत मायूसकुन कारकर्दगी दिखाई है। ये क्रिकेट में सवाली निशान छोड़ के जा रहा है। मॉडर्न क्रिकेट में रोकना ज़रूरी है, तो छोड़ना आना ज़रूरी है, मगर अटैकिंग क्रिकेट खेलें। इस तरह के पिच पे बार बार मौके नहीं मिलेंगे। जिस तरह की पिच थी, इसको आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगा। बिल्कुल साजिद सर, आपने सही कहा और आपने हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट किया है और उनकी पॉजिटिव जो चीज़ें उनको इन्हांस किया है। जैसा कि आपने कहा कि हमारे पास टॉप क्वालिटी के बॉलर्स हैं और टॉप ऑर्डर्स भी हमारे पास जो है बैटर्स भी मौजूद हैं, लेकिन अच्छा परफॉर्म करना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। साजिद सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा अपनी एक्सपर्टीज़ को बताया है और अपनी टीम को आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से कहेंगे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है, हमारी कौम का अलमिया है। जब किसी कौम में ये बात आ जाए कि आम आदमी जुर्म करे तो सज़ा मुख्तलिफ हो और कोई बड़ा आदमी जुर्म करे तो सज़ा मुख्तलिफ हो, तो इस कौम को तबाही से कोई नहीं रोक सकता। आपको याद होगा कि कुछ माह कबल सोशल मीडिया पर रानीपुर में बच्ची फातिमा के कत्ल का शोर उठा, जिस पर मीडिया ने भी भरपूर किरदार अदा किया। मुल्जिमान पकड़े गए और मामला अदालत में भी जा पहुंचा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची पर शदीद तशद्दुद और ज्यादती के शवाहिद भी मिले थे। मगर अब इस केस में अहम पेशरफ सामने आई है कि मकतूला फातिमा की मां ने तमाम लोगों को बेगुनाह करार दे दिया है और अदालत में बयान हल्फी अदालत में भी जमा करवा दिया है। यानी मामला ख़त्म ही समझे। अब अगर हालिया होने वाले कारसाज ट्रैफिक हादसे की बात करें तो वहां पहले खातून ड्राइवर को ज़हनी मरीज़ा करार दिया गया, मगर अब उन्हें अदालती मामलात का सामना है, जहां गरीब के लिए इंसाफ का हसूल होना यकीनन एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अक्सर हमारे मुआशरे में देखा गया है कि बड़े बड़े कत्ल के केस में मुल्जिमान को रिलीफ मिल जाता है और फिर लोग भी उसे भूल जाते हैं। आज हमारे कौम का सबसे बड़ा अलमिया ही इंसाफ का हसूल है। कराची कारसाज हादसे केस में कल अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। केस की तहकीकात के दौरान तफ्तीशी ऑफिसर ने केस में सेक्शन 322 का इजाफा किया, जिसके मुताबिक सेक्शन 322 नाकाबिले जमानत है। सरकारी वकील ने अदालत में बयान दिया कि हमने मुल्जिमा से तफ्तीश मुकम्मल कर ली है, मजीद रिमांड की ज़रूरत नहीं है, मुल्जिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज जाए। इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे जो बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हैं मोहम्मद काशान, वो मुतासरीन के फैमिली के साथ मिले, उनसे उनकी क्या बातचीत हुई, आइए आपको सुनवाते हैं। आज बिल्कुल देखें, 4 रोज़ कबल कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। कारसाज के करीब जो सर्विस रोड पर मुल्जिमा खातून जो है नताशा, उनकी जानिब से जो है 2 अफराद को कुचल लिया गया था, जिसमें इमरान और उनकी 14 साल बेटी आमना भी शामिल थी। उनके घर पर आज हम पहुँचे। यहाँ पर एल इलाका और अज़ीज़ वकारिब का तांता बना हुआ है। अफसोस करने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उनके आमना के चचा मेरे हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताएं, पुलिस की जो कारकर्दगी है, आप मुतमईन कार्रवाई से? बॉस, अभी तक तो हम मुतमईन हैं और आगे भी हम इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं कि पुलिस वाले जो है ना वो हमें सपोर्ट करेंगे। ये बताएं कि आमना जो थी वो कौन सी क्लास की तलबा थी, कितना पढ़ ली थी? आमना ने जो है ना कराची यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया है और इकरा यूनिवर्सिटी से उसने मास्टर्स किया था और वो सिस्टम्स में डेटा साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जितनी भी इसकी वाक़े की मरम्मत की जाए कम है। सर, भाई के हवाले से बताएं। मेरा भाई का अपना बिज़नेस था, तो वो अपना बिज़नेस रन कर रहा था, तो बस यही है, अच्छा खासा वो कमा लेता था। और उसके साथ उसका अभी भी मीडिया में ये उड़ रही है कि वो वाहिद कफील था, ऐसी बात नहीं है। उनका जो सबसे बड़ा बेटा है उसामा, वो भी जॉब करता है। फिर वो जो दरमियान में जो उसकी जो बेटी थी वो भी जॉब करती थी पहले, लेकिन अब उसकी 1 साल पहले शादी हो गई है,
तो वो अपने घर में ऐसी खुशी गुजार रही है। नहीं, हमारे से किसी ने रब्ता नहीं किया और हमें कोई रब्ता चाहिए भी नहीं है। वो जो लीगल तरीका है वो उसी तरीके से करेंगे। वो हमसे उन्होंने कोई भी कांटेक्ट नहीं किया किसी चीज़ से। बिल्कुल, आपने देखा कि जो आमने मुतवफ़िया उनके चचा मेरे हमरा मौजूद थे, इनकी जानिब से बताया गया कि मुकम्मल तौर पे जो है कानूनी कार्रवाई जो है की जाएगी, जबकि आज भी जो है कोर्ट के अंदर हायरिंग थी, मुलजिमा को जो है अदालती हुक्म के ऊपर जेल भेज दिया गया है। एला इलाका की एक बड़ी तादाद यहाँ पर। काशान ने हमें अपडेट किया, तो इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर ज़हरा व्यानी। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे कौम का अलमिया ये है कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया जाता। अगर हम प्रीवियस केस की बात करें तो एक रानीपुर की बच्ची फ़ातिमा, जिसके साथ तशद्दुद किया गया, जिस्मानी तशद्दुद किया गया, ज़हनी तशद्दुद किया गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया जाता। जो मुल्ज़िमान हैं उनको माफ़ कर दिया जाता है, बल्कि उसकी अपनी माँ की तरफ से माफ़ कर दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? ऐसी सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल, ऐसे वाक़यात मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होते। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये बिल्कुल सही बात है कि अनफॉर्चुनेटली ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती लोगों की। और अक्सर और अमूमन जो मुल्ज़िमान के जो ख़ानदान होता है या जो उनके वालिदैन होते हैं, डिपेंडिंग जो भी वो फिर माफ़ कर देते हैं। देखिए, अगर हम शरिया लॉ के बारे में बात करें, अगर हम इस्लामी उससे नज़रिए से देखें तो फिर दियत है, एक ऑप्शन आउट है। लेकिन आई स्टिल फील कि देखें, ड्यू प्रोसेस जब तक नहीं होगा तो हमारी किसी को कभी वो जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फील ही नहीं होगी कि आगे ये क्राइम ना हो। सो आई थिंक ड्यू प्रोसेस, एविडेंस कलेक्शन ये बहुत ज़रूरी है। और जब तक ट्रायल पे नहीं जाएंगे, जब तक डिपेंडिंग कौन सा क्राइम कब होता है, उनकी जो भी जैसे बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, जेल टाइम किसी को स्पेंड करना चाहिए, ना कि उसके बाद उनकी जो भी प्रोसेस हो, जो भी ड्यू प्रोसेस हो, वो फॉलो होना चाहिए। और दियत का जो अगर सेटलमेंट अगर हो भी तो लेटर ऑन में भी केस के अंदर, केस में आगे जाके, ना कि एटलीस्ट कुछ सामने आए सारे। बिकॉज देखिए, हम इन अ ट्रायल खाली 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन कभी जब पब्लिक एट लार्ज कंसर्न होती है, जैसे ये वाले कारसात वाले केस में है, उसमें दो लोग की जान गई, 3 लोग की इनफैक्ट नाउ दैट आई द अपडेट, एंड उसके अलावा जो बाकी इंजर्ड हैं, सारे बेलेबल ऑफेंसेस से खाली सिर्फ अब कल जाके एक नॉन बेलेबल ऑफेंस का सेक्शन दर्ज किया गया है। सो वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट, वी नीड टू बी माइंडफुल नॉट ओनली ऑफ द पब्लिक सेंटिमेंट बट ऑल्सो कि देखिए, लोग कहते हैं कि अगर आपके पास फिर पैसे हैं तो आप अपने कुछ भी कर सकते हैं, एंड वो वाली जो सेंटिमेंट है उससे भी हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। अच्छा सारा साहब, कानून तो एक है ना, रूल्स एक हैं, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कमज़ोर है, चाहे वो ताकतवर है, लेकिन फिर ऐसा क्यों? जी, सो हर केस, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहाँ पर जो सेट के वालिदैन माफ़ कर देते हैं, बट आई स्टिल फील कि ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। कानून सबके लिए एक है, एंड इस केस में भी जो कारसात वाला वाक़या हुआ है, ड्यू प्रोसेस फॉलो इस वक्त तक तो हो रहा है। जो भी आपने भी अपडेट दी एंड जो हमें भी अपडेट मिली है, द ट्रायल इज गोइंग ऑन, एंड इंशाल्लाह जो भी एविडेंसेस होंगे, जो भी उस वक्त उनकी जहनी कैफियत थी, जो भी था, वो सब सामने आना चाहिए बाय एविडेंस, और फिर ड्यू प्रोसेस विल बी फॉलोड। बिल्कुल सामने आना चाहिए ज़ारा साहबा, और ऐसे केसेस तो आपके सामने आए रोज़ आते भी होंगे। बैरिस्टर ज़हरा व्यानी हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। टाइम शॉर्ट है, इस बात नहीं कर पा रहे। तो नाजरीन, हमारे कौम और मुल्क में ये अलमिया है कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया जाता, और हमें उम्मीद करते हैं कि ऐसे केसेस और ऐसी चीज़ें ज़्यादा सामने ना आए और जो है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाए। इसी के साथ ही हमें ब्रेक पर जाना होगा नाजरीन, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से कहेंगे आपको प्रोग्राम में खुशामदीद, और अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हीरो पाकिस्तान में। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे MMA फाइटर से जिनकी आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी धूम है। ज़िया मिशवानी ने लाहौर में जारी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैम्पियनशिप में भारत हरीफ को नॉकआउट कर दिया, और पाकिस्तानी फाइटर ज़िया मिशवानी ने भारतीय फाइटर को 1 मिनट में
नॉकआउट किया। आपको बताते चले कि पाकिस्तान में पहली बार मिक्स मार्शल एशियन चैंपियनशिप के मुकाबले हो रहे हैं, जबकि एशियन चैंपियनशिप में 16 ममालिक के 180 फाइटर्स भी शरीक हैं और आज फाइनल मुकाबले होंगे। ज़िया मशवानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। ज़िया मशवानी, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैसे देखते हैं आप अपनी इस कामयाबी को? आपने भारतीय हरीफ के खिलाफ जीत कर आपको ढेरों उनके जो आपकी सक्सेस है उस पर हम आपको ढेरों मुबारकबाद देते हैं। ये बताइए कि इस जीत के बाद क्या जज्बात थे और तैयारियां कब से चल रही थी आपकी? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सब अपने कौम को और उनको भी मुबारकबाद मेरी तरफ से, और थैंक यू सो मच आपके लिए हैविंग मी। और बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि ये दिन हमने इंडिया में कैसे हासिल किया, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा कोई चीज़ हमारे लिए नहीं होती और हमारे कौम के लिए। अच्छा, पाकिस्तान की बात की जाए तो पहली बार मिक्स मार्शल एशियन चैम्पियनशिप के यहाँ पर मुकाबले, और यकीनन ये बड़े एजाज़ की बात है। तो बाकी ममालिक के खिलाड़ी यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि फ़ाइट के बाद तो आपकी उनसे भी मुलाकातें होती होंगी? जी बिल्कुल, फाइट जो बंदा कभी हमारे में आया पाकिस्तान, जो एथलीट वगैरह उनको जिस तरह गाइड किया गया होता है कि इस तरह वहाँ पे सपोर्ट वगैरह नहीं है और कुछ भी इस तरह नहीं है, लेकिन ये कि कल मेरी मुलाकात हुई थी हमारे अपने जो हमारे इंडिया की टीम आई हुई है, स्टील टीम में से जो इंडिया की टीम के साथ मेरी मुलाकात हुई, बहरीन की टीम के साथ और भी कंट्रीज की टीम के साथ, तो वो यहाँ पे बहुत अच्छा फील करे। तो वो बता रहे थे कि हम यहाँ से बल्कि रिकॉर्डिंग करके जा रहे हैं कि यार आप यहाँ पे मतलब कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल हम फील कर रहे हैं और सेफ फील कर रहे हैं और ये गेम्स कितने अच्छे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि नेक्स्ट टाइम हम वर्ल्ड चैंपियनशिप यहाँ पे होस्ट करें, जैसे कि हमने दफा एशिया का सबसे बड़ा इवेंट यहाँ पे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया, और इंशाल्लाह कि नेक्स्ट टाइम हम वर्ल्ड चैंपियनशिप होस्ट करें पाकिस्तान में। बिल्कुल। अच्छा ज़िया, ये बताएगा अपनी ट्रेनिंग के हवाले से कुछ बताएगा, ये कब से आप तैयारी कर रहे हैं, ये कब से सिलसिला जारी है? ट्रेनिंग का तो बचपन से मैं ट्रेनिंग वगैरह का शौक रखता था, फाइटिंग का, और जब से ये इस फाइट का जो ये मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट फाइट थी अगेंस्ट इंडिया, और इंडिया के सबसे टॉप के खिलाड़ी के जो यूएफसी में खेल के आए हुए, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान कोई भी यूएफसी फाइटर नहीं आया, ना पाकिस्तान से कोई यूएफसी फाइटर गया हुआ है। इंडिया का पहले यूएफसी फाइटर था जो पाकिस्तान आया और जिसके साथ मेरी फाइट थी, और जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह विन किया अपने पूरे पाकिस्तान के लिए। और उसके मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 6 वीक्स पहले कॉल आई थी कि आपकी फाइट होने जा रही है इंडिया के साथ और इंडिया के टॉप एथलीट के साथ। तो उस टाइम के बाद फिर दिन रात मैं डाइट प्लान और कोचेस के साथ 3 टाइम ए डे ट्रेनिंग, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, खास करके आपकी फाइट जब कोई हरीफ इंडिया के साथ हो। अच्छा सर, जिस वक्त आपने ये मुकाबला जीता उस वक्त आपके क्या जज्बात थे, किस तरह महसूस कर रहे थे? बहुत ज़्यादा मैं अच्छे फील जो वर्ड्स में बयान नहीं कर सकूँ, क्योंकि ये सबसे पहले तो ये था कि हमारे मुल्क हम इंडिया से एथलीट लेकर आए हुए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत टाइम के बाद कोई एथलीट पाकिस्तान आए हुए हैं, और वो भी MMA के तो सबसे पहले एथलीट हैं जो पाकिस्तान टीम आई हुई है पूरी इंडिया से। तो सबसे पहले तो ये हमारे लिए एक बड़ी एजाज़ की बात थी कि वो हमें हमारे बीच में है, और फिर उनके साथ कंपटीशन करके मैं अपने होम टाउन में ये फर्स्ट राउंड में सबमिशन पे मैं विन हासिल की। तो अपने क्राउड के सामने सब एनर्जी एक थी हमारी, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा और आज तक मेरा मतलब कि अच्छा कोई भी नहीं थी जिससे मुझे इतनी ज़्यादा मैं खुश हुआ हूँ। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ज़िया, हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये हमारा सेगमेंट है हीरो पाकिस्तान, जिसमें हम मुलाकात भी करवाते रहते हैं लोगों से, ऐसे एथलीट्स की, ऐसे एशियन चैम्पियनशिप जिन्होंने मुकाबले जीते हुए हैं उनकी भी मुलाकात करवाते रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जिस तरह से क्रिकेट को सपोर्ट की जाती है, बाकी स्पोर्ट्स को उस तरह से नहीं देखा जाता हुकूमत की जानिब से, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, असल में हम इसका हुकूमत में बिटा नहीं सकते सारा कुछ। असल में ये जो गेम्स है ये अभी न्यू है, ठीक है, ओके, अराउंड द वर्ल्ड तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी टाइम से है, लेकिन ये अभी ये MMA जो है न्यू है, बहुत ज़्यादा लोग इससे वाकिफ नहीं है। तो मेरे ख्याल में कि 5 साल पहले का टाइम और अभी का टाइम अगर हम
उसको ले ले तो मेरे ख्याल में अभी हम एशिया को होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। जो ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन है लास्ट में आए थे 2018 में, और ये अभी 2024 में आए हुए हैं। तो और इसके साथ सिर्फ ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन नहीं आया, उसके साथ एशिया का सबसे बड़ा चैंपियनशिप जो फाइटिंग चैंपियनशिप है IIMM, वो पाकिस्तान में लाहौर में होने हुआ। और मेरे ख्याल में ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम ये हुकूमत ने ही करवाया, मतलब कि हुकूमत ने ही इसमें हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही इतने ज्यादा एथलीट को अलाउ किया पाकिस्तान आने के लिए, हमारे साथ हेल्प किया वीजे में कि उनके लिए वीजे अप्रूव किए 16 कंट्रीज की। मैं आज तक किसी भी गेम, क्रिकेट हो कोई भी हो, 16 ममालिक के टीम पाकिस्तान में कभी भी कम्पीट नहीं किए सेम टाइम पे सेम जगह पे। सही। अच्छा ज़िया, आप अपनी डेली रूटीन को कैसे मैनेज करते हैं? यकीनन आप एक फ़ाइटर हैं तो आपके लिए एक डाइट भी होती होगी अलग से, कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी। ये चीज़ मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं उसमें ऐसे फ़ाइटर्स भी मौजूद होंगे जो आना चाहते होंगे इस फील्ड में, तो उनकी रहनुमाई के लिए बताइएगा। जी बिल्कुल, सबसे मेन चीज़ तो आपकी हेल्थ आती है इसमें कि आपकी हेल्थ होगी आप तो फिर ही आप कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो MMA है आप इसको किसी भी और स्पोर्ट के साथ बराबर नहीं कर सकते कि आप कुछ और स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप कहते हैं MMA भी कर लूँगा, तो ये फाइटिंग है। तो इसका जो 3 मिनट है और फुटबॉल क्रिकेट का 3 आवर्स, तो ये बराबर नहीं हो सकते, सब भी बराबर नहीं हो सकते। 3 मिनट आप अगेंस्ट कैच में किसी ऐसे बंदे के सामने खड़े हों जो आपके लिए दिन रात 1 मंथ 2 मंथ से ट्रेनिंग कर रहे हैं कि आपको मारना है। तो इसके लिए जो ट्रेनिंग है वो फिर आप कंपेयर किसी और के बराबर नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आप डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो सबसे मेन चीज़, और अपने वेट का ख्याल रखते हो कि आपका वेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप ना हो और बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो, एक जगह पर रखते हैं। तो उसके लिए बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट वगैरह होती है। और जो न्यू है तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि वो सबसे पहले डिसाइड करें कि वो, क्योंकि ये चीज़ जो है आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि नामुमकिन है, ठीक है। अगर करने वाला हो जिसको शौक है तो उसके लिए तो लाइफ स्टाइल है ना कि वो मॉर्निंग के रूटीन लाइफ स्टाइल उसी तरह बनाते हैं MMA के हिसाब से कि मॉर्निंग में उठ के उसमें क्या खाना है, उसके बाद ट्रेनिंग पे जाने, फिर वापस आने सोने, फिर उसके बाद अपनी मील लेने और फिर रात को फिर ट्रेनिंग पे जाने। तो बहुत आसान भी है और अगर आप देखा जाए तो मुश्किल भी है, लेकिन इसके लिए डाइट का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा सर, किसी भी चीज़ में, किसी भी खेल में, किसी भी स्पोर्ट में एक्सपर्ट होने के लिए प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी होती हैं, तो आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं? जब फाइट कैंप नहीं होता, जब फाइट नहीं होती तो 2 टाइम मैं ट्रेनिंग करता हूँ, सुबह और इवनिंग में, और उसके बाद जब फाइट कैंप आते हैं तो फिर उसके बाद 3 से 4 टाइम में ट्रेनिंग करता हूँ उसके लिए। अच्छा ज़्यादा, तो आपको फ्यूचर के लिए आप क्या सोचते हैं, मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे हैं? इंशाल्लाह जिस तरह कि अभी मैंने आपको कहा कि हम उस लेवल पे पहुंच गए कि हम एशिया को होस्ट कर रहे हैं, और एशिया की चैंपियनशिप में जिस तरह इंडिया का इंगेज हमने ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन में विंस हासिल की, 3 विंस हमने हासिल की, तो इंशाल्लाह मैं कुछ ही फाइट्स के बाद इंशाल्लाह ये आपको UFC में देखता हूँ और इंशाल्लाह 100%। अच्छा ज़िया, ये बताइएगा कि आपको सपोर्ट कितनी मिली अपने मुल्क की जानिब से या फिर अपनी फैमिली की जानिब से, अपने ख़ानदान की जानिब से कितनी सपोर्ट मिली? क्योंकि सपोर्ट के बगैर आप कहीं भी आगे जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। सबसे यही मेन रोल होता है कि आपको सपोर्ट, मेरी फैमिली की तरफ से मुझे बिल्कुल सपोर्ट है, मेरे वालिदैन की तरफ से उनकी दुआएं, और फिर मेरे खास करके मेरी मशवानी फैमिली जो मेरी ट्राइब है उनकी तरफ से वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे स्टार्टिंग से कि इसके लिए कि, और फिर अपनी कौम के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर ट्रस्ट था, दवाएं थी, और जिसकी वजह से हमने आज कामयाबी हासिल की। बिल्कुल, ज़िया मशवानी MMA फ़ाइटर हमारे साथ मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, और हमारी दुआ है कि आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे और हर मुकाबला आप जीतें, क्योंकि हमारे मुल्क में वाकई टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा सा उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से कहेंगे प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। और नाजरीन, अब हम स्टूडियो में हमारे साथ दो छोटे मेहमान भी मौजूद हैं, लेकिन है वो छोटे लेकिन काम उनके बड़े हैं। तो आपको बताएं कि मलेशिया में होने वाली इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 4 मेडल्स अपने नाम किए हैं और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद अबू हुरैरा शाह और मोहम्मद हादी जाफरी ने गोल्ड मेडल जीत लिया, जबकि मोहम्मद मिरान ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 20 से ज़ायद ममालिक के एथलीट्स ने शिरकत की, जहां पाकिस्तानी सैयद अबू हुरैरा शाह ने सीनियर 54 वेट कैटेगरी में और मोहम्मद हादी जाफरी ने 41 वेट कैटेगरी में सोने का तमगा अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद मिरान ने भरपूर मुकाबले के बाद मलेशिया के खिलाड़ी को पॉइंट्स की बुनियाद पर शिकस्त दी और फाइनल में 1 पॉइंट के फ़र्क से शिकस्त हुई। आज हमारे साथ स्टूडियो में मोहम्मद मिरान और सैयद अबू हुरैरा शाह मौजूद हैं, उनसे मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। अबू हुरैरा, वेलकम टू द शो। मोहम्मद मिरान, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा अबू हुरैरा, सबसे पहले तो ये बता दें कि इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े मुकाबले किस तरह से जीत रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा जो था 5वां इंटरनेशनल इवेंट था और सबसे पहले मैंने जापान ओपन में पाकिस्तान के लिए मेडल जीता, उसके बाद थाईलैंड में, उसके बाद यूएई में और फिर कतर ओपन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और फिर अब मलेशिया में। तो छोटी एज से मैं ताइक्वांडो कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, इतने मुकाबले माशाल्लाह से आपने जीत चुके हैं, इतनी कंट्रीज़ में जा चुके हैं, ये सिलसिला कब से जारी है? अभी तो आप बिल्कुल छोटे हैं। अभी मेरी जो एज है वो 19 है। अच्छा जी, और मैं 2018 से ये सफ़र जारी है। अच्छा, अभी 2018 से आपने स्टार्ट किया? 2018 से इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, तो मोहम्मद मिरान भी हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद मिरान, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिरान, आपने भी सिल्वर मेडल माशाल्लाह से जीता है इस ताइक्वांडो चैंपियनशिप में, कैसा रहा आपका ये मुकाबला? ये मेरा दूसरा इंटरनेशनल ताइक्वांडो इवेंट है। अच्छा, पहले मैं 2023 में कतर ओपन गया था और ये मेरा दूसरा मलेशिया है, मलेशिया ओपन MBW चैंपियनशिप। अच्छा, तो आप कब से ये कर रहे हैं, कब से ये तैयारियां कर रहे हैं, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे ये एकेडमी में 5 या 4 साल हो गए तकरीबन। अच्छा, 4-5 साल हो गए। तो आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 11 साल है। अच्छा, और आपने 4-5 साल पहले से शुरू किया, तो मतलब 5-6-7 साल की उम्र से आपने शुरू किया। अच्छा, आप स्कूल जाते हैं? जी, मैं गार्ड पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं 7वीं क्लास में हूँ। 7वीं क्लास में स्टडीज़ भी कर रहे हैं साहब? तो किस तरह मैनेज करते हैं स्टडीज़ को भी और अपने खेल को भी? स्कूल से आके पढ़ाई करते हैं, फिर एकेडमी का टाइम होता है, एकेडमी जाते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस वगैरह होती रहती है। तो कोई दोस्त वगैरह नहीं है, खेलते नहीं है कि आप उनके साथ? नहीं, वो रात में। अच्छा, वो रात में। ठीक है, ठीक है। तो अबू हुरैरा, आप भी ऑब्वियसली स्टडी तो करते होंगे? आप भी फर्स्ट ईयर में। तो कैसे मैनेज करते हैं आप? बस शुरू से ही आदत है और शुरू से ही मैनेज कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी शौक है। अच्छा, तो स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो रिसेंट आपने मुकाबला जीता है जिसमें आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं माशाल्लाह से, ये कहाँ पर हुआ और वहाँ पर कितने हमारे खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे? मलेशिया में इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप थी, जहाँ पे 25 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और 2000 से अबव इसमें प्लेयर्स से ओवरऑल। और पाकिस्तान से एक टीम जो थी वो KPK से थी और एक टीम सिंध से थी। अच्छा जी, KPK से भी KPK से। अच्छा, वहाँ से कितने लोग गए थे? वहाँ से भी मिनिमम 10% थे। अच्छा, 10%। और सिंध से? सिंध से 4 प्लेयर्स थे। अच्छा, 1 हेड ऑफ टीम थे और 1 कोच थे। अच्छा, आप भी थे, मोहम्मद मिरान भी थे और 2 और थे? जी, 2 और एथलीट्स। अच्छा, मोहम्मद हादी आई थिंक, मोहम्मद हादी और मोहम्मद हसन। अच्छा, तो उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता? और मोहम्मद हादी जाफरी जो थे उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और मोहम्मद हसन ने सिल्वर मेडल हासिल किया। अच्छा, सही। तो मोहम्मद मिरान, आप बताएं, आपको वहाँ पर जाकर कैसा लगा? मैं बहुत अच्छा लगा, हमारा इवेंट बहुत अच्छे हुए और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज़ाद फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया। अच्छा, आपको स्पॉन्सर किया गया था? जी। अच्छा, तो आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली? मैंने ये हमारी गार्डन एकेडमी, कराची ताइक्वांडो एकेडमी के नाम से। अच्छा जी। तो मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद मिरान और अबू हुरैरा, आप एक साथ एक एकेडमी से? जी, हम एक ही एकेडमी में। अच्छा, अबू हुरैरा, कि आपने जिस तरह से ये मुकाबला जीता है माशाल्लाह से, इसके लिए किसी न किसी की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको किसने सपोर्ट किया? ये फर्स्ट टाइम मुझे सपोर्ट थी और हमारे जो पार्लिमानी लीडर हैं सिटी काउंसिल में, मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उनकी काविशों से मुझे KMC ने स्पॉन्सर किया। अच्छा, और दूसरे हमारे जो MPA हैं, PA हैं, PS 102 के मोहम्मद आमिर सिद्दीकी साहब,
उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की है और आइंदा भी इंशाल्लाह मुझे इंटरनेशनल इवेंट्स में भरपूर सपोर्ट की, केंद्रानी कराई, जिस पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, तो आगे भी माशाल्लाह से आपके इरादे हैं और भी मुकाबले जीतने के? इंशाल्लाह इंटरनेशनल इवेंट पे जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना और पाकिस्तान के परचम बुलंद करना मेरा इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। अच्छा, टोटल आपने कितने अभी तक मेडल जीते हैं, कितने मुकाबले आपने मैंने अब तक जो है वो 5 इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, जिनमें मेरे पास 3 में मेडल है और 3 में नहीं है। अच्छा, 3 में मेडल है, टोटल 6 आपने मुकाबले किए, ठीक है, और उसमें से 3 मेडल मतलब आपने जीते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट आपका गोल्ड मेडल है? फर्स्ट गोल्ड मेडल है। अच्छा, तो मोहम्मद मेहरान आपके पास सिल्वर मेडल है, तो आप बताएं कि आपने प्रैक्टिस कैसे की, किस तरह से ट्रेनिंग की, कैसा रहा ये आपका सारा जर्नी? बस जो छोटी उम्र से करते हैं, मेहनत करके खेलते हैं, तो शौक कैसे आया मोहम्मद मेहरान इतनी छोटी सी उम्र में कि मैं ये करूँगा? जज्बा पैदा हो गया कि बस करना है। कैसे कुछ तो होगा, कुछ इंस्पायर किया होगा किसी चीज़ ने आपको? पेरेंट का सपोर्ट होता है। अच्छा, पेरेंट्स की तरफ से आपको कहा गया था कि आप ये प्रैक्टिस करें, ट्रेनिंग करें? जी। अच्छा, तो जब आप जैसे अभी मलेशिया गए थे तो आपके साथ आपकी फैमिली से भी कोई गया था साथ? नो। अच्छा, पाकिस्तान की टीम गई थी ना, तो टीम के साथ गया था। पेरेंट घर पे थे, हम लोग मलेशिया गए थे। अच्छा, तो वहाँ जाकर कुछ महसूस तो नहीं हुआ कि मैं कहाँ आ गया हूँ, या कुछ डर वर या खौफ? अच्छा, बड़ा हो गया। बड़े हो गए? हाँ, मुकाबले में जो आपने मुकाबला जीता है उससे तो देखने में ये लगता है माशाल्लाह से आप बड़े हो। अच्छा, अबू हुरैरा आप बताएं कि आपकी फैमिली में से आपको किसने सपोर्ट किया? जो मेरी फैमिली से मैं आपको बता दूँ, मेरे जो वालिद साहब हैं वो वही हमारे हेड ऑफ टीम थे। अच्छा, वही मास्टर सैयद। अच्छा, तो आपको फैमिली से ही ये चीज़ मिली है? बिल्कुल, फैमिली से ही। तो वो ट्रेनिंग करवाते हैं? वो इंटरनेशनल मास्टर हैं फिरदान कुकीवान से। और क्या नाम है उनका? सैयद अब्दुर्रहमान शाह। सैयद अब्दुर्रहमान शाह। अच्छा, वो कराची ताइक्वांडो एकेडमी के प्रेसिडेंट भी हैं और डिस्ट्रिक्ट साउथ के ताइक्वांडो के प्रेसिडेंट है वो ऑफिशियली। और जो मलेशिया टीम हमारी गई थी उसके हेड ऑफ टीम भी वही थे। अच्छा, तो आपके वालिद आपके साथ गए थे? जी, वालिद साहब साथ। अच्छा, आपको तो फिर माशाल्लाह से बिल्कुल सपोर्ट मिलती आई है, तो यकीनन आपको गोल्ड मेडल तो जीतना बनता है। अच्छा, और इसके अलावा फैमिली से और किसकी सपोर्ट थी, मदर की या फिर बहन भाइयों की? बिल्कुल, मदर की भी थी और बहन भाई तो छोटे हैं, और बाकी दोस्तों की थी, रिश्तेदारों ने भी बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, तो दोस्तों के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? बस दोस्तों के लिए तो ज़ाहिर टाइम निकालना पड़ता है। शाम में हमारी एकेडमी होती है, तो संडे के दिन और फ्राइडे के दिन में फ्री होता है, तो उस टाइम पे अच्छा, 2 दिन ऑफ होता है एकेडमी? उस दिन में दोस्तों से मिलता हूं। अच्छा, जो नॉर्मल रूटीन है उसमें आप कितने घंटे की ट्रेनिंग करते हैं? रोज़ जो है वो तकरीबन 3 से 4 आवर में ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा, 3 से 4 घंटे। तो इस दौरान अपने वालिद से डांट वाट भी पड़ती है या फिर? डांट तो पड़ती है। डांट पड़ती है। मोहम्मद मेहरान को भी पड़ती है डांट? अच्छा, तो कितने घंटे आप ट्रेनिंग करते हैं? हमारी एकेडमी स्टार्ट होती है 6:30 पे और 8:30 पे छुट्टी हो जाती है। 8:30 पे छुट्टी हो जाती है। अच्छा, तो इस दौरान सही अच्छे से ट्रेनिंग? जी, पूरी मेहनत लगा के। अच्छा, तो अभी आगे आपका क्या प्लान है, किस तरह से आगे जाने की है आपको? आगे मेरा ये ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान की इसी तरह नुमाइंदगी करते रहूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे आज़ाद फाउंडेशन सपोर्ट करता है और मेरे स्कूल वाले भी करते रहें। अच्छा, आपने बताया आप 2 मुकाबले कर चुके हैं ना, एक मलेशिया में, इससे पहले कहाँ गए थे आप? मैं गया था कतर ओपन। कतर ओपन आप भी गए थे वहाँ पर? जी, मैं भी कतर ओपन पास। अच्छा, आप एक साथ मुकाबलों में गए? सही। अच्छा, अबू हुरैरा फर्स्ट कब गए थे आप, पहली दफ़ा कब गए? मैं पहली दफ़ा जापान ओपन में गया था 2018 में। 2018 में? तो तब भी आपके वालिद आपके साथ? जी, तब जिस इंटरनेशनल इवेंट्स में भी गया मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे। माशाल्लाह, अच्छा अच्छा। तो जब पहली बार गए तो किस तरह से आपके जज्बात थे, क्या था, फर्स्ट टाइम फीलिंग्स कैसी थी? फर्स्ट टाइम तो बहुत मतलब एक्साइटेड था कि एक इंटरनेशनल प्लेटफार्म पे जा रहा हूँ, और पहली बार मुल्क से बाहर सफ़र था, तो बहुत ज़्यादा खुश भी था, और वहाँ पे जाके मतलब पाकिस्तान के लिए खेला भी और तीसरी पोजीशन मैंने हासिल की। अच्छा, तब आपकी 3rd पोजीशन? जी, 3rd पोजीशन। ठीक है। और उसके बाद? उसके बाद फिर मैं थाईलैंड गया था तेराक ओपन में, उसके नेक्स्ट ईयर उसमें मैंने इस ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, वही 3rd पोजीशन। अच्छा। उसके बाद फिर फुजैरा ओपन में गया था, G2 इवेंट था, उसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं थी। अच्छा। और तीसरी बार फिर कतर ओपन में गया तो उसमें पोजीशन नहीं थी, अभी पोजीशन आई है। अच्छा जी, सही। अबू हुरैरा और मोहम्मद मेहरान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, और हमारी दुआ है आपको मज़ीद कामयाबी दिए। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे छोटे से मेहमान मौजूद थे जिन्होंने बहुत बड़े मुकाबले जीते। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है,
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और अब कुछ बात करेंगे अफसोसनाक वाक़े की। लाड़काना से ईरान जाने वाले ज़ायरीन की बस को ईरान के शहर में खौफनाक हादसा पेश आया। ब्रेक फेल होने से बस दीवार में जा टकराई और जिसके बायस 35 मुसाफिर ज़िंदगी की बाजी हार गए। बस हादसे में शहादत पाने वाले लाड़काना के रिहायशी वफा अब्बास जावेद के वालिद का कहना है कि हमारा बेटा ज़िंदगी में पहली बार ज़ियारत के लिए गया था और शहीद हो गया। इसी पर बात करने के लिए लाड़काना से शहजाद अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आप इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, बताइएगा क्या सूरत हाल है? इनके साथ जो अफसोसनाक हादसा पेश आया, लाड़काना में जगह जगह सफ़े मातम बिछी हुई है। इस वक्त ईरान हादसे में शिकार एक नौजवान वफा अब्बास जावेद के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। लाड़काना की एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, हम उनसे ताज़ियत भी करते हैं और आपसे जानते हैं सर, ये सवाल तो नहीं बनता, पूरी कौम इस वक्त रो रही है और आपके दुख में बराबर की शरीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहैसियत वालिद ज़वार वफ़ा अब्बास जावेद के कौम को सिर्फ़ और सिर्फ ये पैगाम देना चाहता है कि जो ज़वार हैं पाक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के, वो जो सफ़र इश्क के ज़वार थे वो कभी मरते नहीं। वो ज़िंदा जावेद हैं, हमेशा ज़िंदा रहेंगे, हमारी दिलों में रहेंगे, दिलों पर वो राज करेंगे। वो मातमदार हैं, अज़ादार हैं, हमें किसी से कोई भी शिकवा नहीं है। और हम पैगाम ये देना चाहते हैं कि अब जो सरकारी सतह पर ये जो मामले उठाए गए हैं, बॉडीज़ जो ईरान की गवर्नमेंट यहाँ भेजेगी, उसके लिए हम अपने आला हुकाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द आज या कल तक वो हमें जनाजे मौसूल कर दिए जाएं। लाड़काना इंतज़ामिया से किसी ने आपसे रब्ता किया? जी हाँ, लाड़काना इंतज़ामिया से मुझे असिस्टेंट मुख्तियार कार ने रब्ता किया, डीसी लाड़काना ने अपने पीए के थ्रू मुझसे रब्ता किया। तो उन्होंने जब मुझसे कुछ क्यूरीज़ की तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, मुझसे क्यों क्यूरी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए कर रहे हैं कि जो लीगल हेयर्स हैं डिसीज़ के, उनको हम उनके जनाजे देंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि कब तक हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ताला आज रात या कल परसों तक, कल तक हो जाएगा। अच्छा, आप खुद कितनी बार ज़ियारतों पे जा चुके हैं और आपके जो फ़र्जंद हैं वो कितनी बार जा चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मौला के करम से 3 बार मुझे ज़वारी नसीब हुई है। और मेरा ये जो बेटा है, इससे पहले यौम आशूर पर इसी साल 2024 फिर जो मेरा जीशान है, इससे बड़ा बेटा है, उसको ज़वारी नसीब हुई थी यौम आशूर पर। अभी ये बाद में जो गया है वफ़ा अब्बास, वो गए हैं, वो पहली मरतबा उनको ज़वारी नसीब है। उनके पहली मरतबा उनके भाग बहुत आला हो गए हैं। और मैं स्पेशली इरफान सुमरू साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो मुसलसल मेरे साथ टच में हैं और मेरी मदद कर रहे हैं। बल्कि सब जितने भी लवाहिकीन हैं, जो हमारे ज़वार हैं, उनके लवाहिकीन, उन सब से वो राब्ते में हैं। और असगर खिची हैं, वो फोकल पर्सन हैं, खिची साहब, वो भी इस मामले को टेकअप कर रहे हैं। उन्होंने ही बताया कि जमील सुमरू साहब भी इस मामले को टैकल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जनाजे जो है पहुँच जाएंगे ज़वारों के, मौला करम करेगा। अल्लाह ताला आपको सब्र व जमील अता फरमाए। दुआई की जा सकती है कि अल्लाह ताला इन लवाहिकीन को, शोधा के लवाहिकीन को सब्र व जमील अता फरमाए। बहुत बुलंद हौसले हैं। शहजाद अली खान, बहुत यकीनन ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह पाक सब्र दे उन तमाम वर्सा को जिनके लख्ते जिगर, जिनके बेटे, जिनके भाई शहीद हो चुके हैं। तो नाज़रीन, अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो मुल्क भर में मुसलसल बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है और दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। मुल्क के दूसरे सबसे बड़े डैम तरबेला में पानी की सतह महफूज गुंजाइश से 1 करोड़ 10 लाख एकड़ फुट से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और सखर बिराज के अपस्ट्रीम में पानी की आमद 3,81,000 क्यूसेक तक पहुंच गई है। इसी तरह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों के बाद निकासी आब का जो निज़ाम है वो बेहतर ना होने से तबाही हुई है और सैलाबी रेले से सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं, जबकि कुछ आबादी भी मुतासर हुई है। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर ऑपरेशंस PDMA सिंध इमदाद सदीकी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मौसमी जो सूरत हाल है, मॉनसून का स्पेल जारी है, इससे काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जो है ना वो ताज़ियत करना चाहूँगा उन खानदानों से जिनके 35 ज़वार शहीद हो गए। अल्लाह पाक
उनको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। और उसके साथ साथ जो आपका सवाल था मॉनसून के हवाले से, तो थोड़ा सा मैं आपको पीडीएमए की तैयारियों के बारे में पहले बताऊंगा जो हमने की हुई है मॉनसून 2024 के हवाले से। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए कि उनके पास कोई कॉन्टीजेंसी प्लान हो जिसके बिना पे जिसके बेसिस पे वो अपना रिस्पांस कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना प्रोविंशियल कॉन्टीजेंसी प्लान जो है वो वक्त पे फाइनल करके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ शेयर कर लिया था। और उस प्लान के बेसिस पे हमने केस लोड निकाल लिया था कि अगर खुदा न खास्ता दरिया में सैलाब आता है या बारिशें मामूल से ज़्यादा हो जाती हैं तो कितनी जो है ना वो फैमिलीज अफेक्ट हो सकती हैं। तो उस कैलकुलेशन के बेसिस पे मैं आपको बताता चलूं कि जो रिवराइन फ्लडिंग थी उसमें हमने 1 लाख घरानों को कैलकुलेट किया कि अगर खुदा न खास्ता हाई फ्लोज आते हैं गुड्डू सखर और कोटरी बैरेज पे तो 1 लाख फैमिलीज जो ज़्यादातर कच्चे के इलाके में आबाद होती हैं वो अफेक्टेड हो सकती हैं। और उसके साथ अगर गैर मामूली रेनफॉल होता है यानी अबव नॉर्मल रेंज तो तकरीबन 1,52,000 फैमिलीज जो है ना वो अफेक्ट हो सकती हैं, मिला के कोई 2,52,000। तो उसको पेश नज़र रखते हुए हमने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली। और 2022 में जो सैलाब आए थे जो हमने सबक उसमें से सीखे, हमने इस मरतबा तकरीबन कोई 10 से 15% जो नॉन फूड आइटम्स होते हैं जिसमें टेंट, तरपाल, चटाई, जेरी कैन और जो है ना रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें वो ऑलरेडी हमने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को भेज दी जिनका हेड होता है डिप्टी कमिश्नर, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी एटलीस्ट लोगों को इमीडिएट बेसिस पे हम रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। तो और काफ़ी सारी जो है ना चीज़ें हमने एडेप्टेशन के हवाले से, मिटिगेशन के हवाले से और प्रिपेयरनेस के हवाले से इंश्योर की हुई हैं। मैं अभी आपको जो करंट सूरत हाल है तो उसके हवाले से बताना चाहूँगा। आज अगर देखा जाए जो पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट ने अपनी वेदर एडवाइजरी निकाली है उसके मुताबिक आज के दिन का मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा, कहीं हल्की बारिश होगी तो कहीं बूंदाबांदी होगी। और जो डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने मेंशन किए हैं अपने वेदर एडवाइजरी में उसमें दादू, जामशोरो, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट, नौशहर, फेरोज, कांगड़ और कोस्टल बेल्ट के यहाँ पे या तो लाइट रेन हो सकता है या फिर ड्रिजल हो सकती है। अच्छा, आपने ऑलरेडी बता दिया गुड्डू सखर के हवाले से कि वहाँ कमोबेश जो है ना 400,000 क्यूसिक्स जो है ना वो इनफ्लो भी है और आउटफ्लो भी है, यानी वो फ्लो मैनेजमेंट हो रही है हमारी तरफ से। अच्छा, जो लॉसेस डैमेजेस 24 घंटे के अंदर में वो मैं आपको बताऊं कि सवाए जैकमाबाद में 279 जो है ना कच्चे मकानात वो डैमेज हुए और वो हमें उन्होंने रिपोर्ट किए हैं। अदरवाइज कोई कैजुअलिटी अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट नहीं हुई, कोई इंजरी रिपोर्ट नहीं हुई, कोई लाइव स्टॉक पेरिश रिपोर्ट नहीं हुई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई क्रॉप डैमेज रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई बीच ब्रीच जो है ना वो रिपोर्ट नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर अंडर कंट्रोल क्योंकि हमारी तैयारी बेहतर है और जो है ना हम सबको एहसास है कि लोग भी हमारे हैं और जो है ना हमें अपना मोहतात होके जो है ना उनकी जानो माल की हिफाजत करनी है। और अगर हम जो है ना अपना अभी तक के नुकसानात की बात करें तो अभी तक तकरीबन 40 इंसानी जाने जो है ना वो मानसून 2024 में उनकी जो है ना वो डेथ रिपोर्ट हुई हैं और 57 अभी तक लोग इंजर्ड हुए। ज्यादातर जो काजेज ऑफ डेथ हैं उसमें स्काई लाइटनिंग है, हाउस कोलैप्स है, रूफ कोलैप्स से, वॉल कोलैप्स से और एक आधा और यानी इलेक्ट्रिक शॉक से कोई डेथ काज हुई है। अभी तक तकरीबन कोई 250 के करीब लाइव स्टॉक पेरिश हुआ है। और लाइव स्टॉक के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की खास हिदायत हैं कि उनकी वैक्सीनेशन की जाए। तो 4.7 मिलियन लाइव स्टॉक की वैक्सीनेशन हो चुकी है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो एनिमल ट्रीट हुए हैं अभी तक उनकी भी अच्छी खासी तादाद है जो तकरीबन कोई 2,15,000 है। टोटल अभी तक 1200 के करीब जो है ना वो घर डैमेज हो चुके हैं और जो फसलें खड़ी थी वो तकरीबन कोई 21,000 एकड़ पे थी वो डैमेज
जो है ना वो हमें डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने रिपोर्ट किया है। ठीक सर, आपने काफ़ी डिटेल्स में सारे अपने तैयारियों के हवाले से, अपने इक़दामात के हवाले से आपने आगाह कर दिया और मौसमी जो सूरत हाल है उस हवाले से भी बता दिया। लेकिन सर यहाँ पर परेशान कुन बात यह है कि दरियाओं में जो पानी है, जितनी पानी की सतह होनी चाहिए उससे ओवरलोड हो चुका है पानी। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें कच्चे के देहात की, वहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल है, किसान भी काफ़ी परेशान है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं इससे जो है ना थोड़ा सा डिफर करूंगा। मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो करंट, अगर आज का, जैसे आपने बताया कि 3,82,000 अपना Q6 जो है ना वो इनफ्लो और तकरीबन कोई कमोबेश इससे आउटफ्लो है। इस तरह से नहीं है। करंट जो रीडिंग मेरे पास अभी आ चुकी है वो कोई 4 लाख के करीब है। अच्छा। और कमोबेश यानी अगर 3,95,000 इनफ्लो होगा तो समझ लें कि कोई आउटफ्लो होगा कहीं पे 3,90,000 या इसके अपना कमोबेश, या कहीं 4 लाख होगा इनफ्लो तो वो भी अपना मिलता जुलता यानी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्लोज प्रॉपर तरीके से जो है ना वो मॉनिटर हो रहे हैं और हमारे पास वैसे भी फ्लड वाटर मैनेजमेंट प्लान मौजूद हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट बड़ा क्लोजली इन चीज़ों को जो है ना देख भी रहा है। और मैं आपको बताऊं हाई फ्लोज जो है ना वो शुरू ही होते हैं 500,000 से लेके 900,000 से, तो अभी ये मीडियम फ्लड है। ठीक। और आपको पता है वैसे ही कच्चे का इलाका जो होता है ना ये रिवर बेड ही होता है, लोग जो है ना वैसे ही दरिया के अंदर रह रहे होते हैं, तो ये रूटीन है, वैसे उनके लिए इतना कुछ नहीं है। लेकिन लाजमी बात है गवर्नमेंट और स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है। डायरेक्टर ऑपरेशंस हमारे साथ पीडीएम में सदीकी साहब मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, काफ़ी डिटेल्स में आपने अपने इक़दामात और तैयारियों के हवाले से बताया और हमारी यही उम्मीद है और यही दुआ है कि ऐसी कोई भी नागहानी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए दिन के साथ, एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।